नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे बिहार और मैं हूं आपके साथ अमित सिंह। तो सुर्खियों के बाद खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार को 1582 नए दारोगा मिले हैं, जिसमें 596 महिला दारोगा शामिल है। राजगीर के बिहार पुलिस अकादमी में कोरोना काल के दौरान इनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी। इसी को लेकर पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया था, जिसमें सूबे के मुखिया नीतीश कुमार भी शामिल हुए थे। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में महिला पुलिस अधिकारी राज्य को मिली हैं। इस अवसर पर सीएम नीतीश ने संबोधित करते हुए कहा कि सभी पदाधिकारियों को बधाई दी और कहा कि देश के किसी भी राज्य के पुलिस बल में इतनी संख्या में महिलाएं नहीं है। सीएम ने सभी पुलिस पदाधिकारियों को गुरुमंत्र देते हुए कहा कि काम अच्छा करने से लोगों का भरोसा बढ़ेगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने कोरोना की तीसरी लहर में सचेत रहने की अपील की और लोगों से कोरोना गाइडलाइन पालन करने की भी अपील की। दीक्षांत समारोह में 1582 पुलिस अवर निरीक्षक 11 माह के प्रशिक्षण के उपरांत अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने के लिए तैयार है। और इसमें खुशी की बात है कि इसमें कुल 596 महिला पदाधिकारी। अब ये मामूली बात नहीं है। ये हम लोगों को जब से काम करने का मौका मिला है, तब से हमने महिलाओं के विकास के लिए शुरू किया। जो सबसे पहले काम मिला तो जो पंचायती राज संस्थाओं में जो हम लोगों ने तय किया कि 50% महिलाओं के लिए आरक्षण होगा। अब कितनी कम महिलाएं इलेक्ट होती थी, और अब जरा देख लीजिए 50%। वहां से इस काम को शुरू किया, और वहां से शुरू करने के बाद महिलाओं के विकास के लिए, लड़कियों के विकास के लिए जो काम किया गया, उनके पढ़ने के लिए, और जगह जगह पुलिस में भी तो पहले किया 35% का आरक्षण, और उसके बाद पूरे सरकारी सेवाओं में 35% का आरक्षण किया। देश भर में और दुनिया भर में खतरा है तीसरे फेज के बारे में। तो भाई हम तो सबसे यही कहेंगे कि सतर्क रहिए। यहां पर सब लोग एक दूसरे के अगल बगल में बैठे हुए, मास्क भी बहुत कम देख रहे हैं। हम तो यही आग्रह करेंगे कि अभी बहुत लोग लगाए हैं मास्क और बहुत लोगों का नहीं है। तो हम तो आप लोगों से यही आग्रह करेंगे कि सब लोगों को प्रेरित करिए। पिछली बार भी पहला फेज भी बहुत नीचे चला गया, उसके बाद दूसरा फेज आ गया, कितने बड़े पैमाने पर हुआ। और देश में तो अभी भी ज्यादा है और बिहार में बहुत कम है। तो हम लोग तो सारा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सतर्क रहना। इसके बाद मुख्यमंत्री ने राजगीर में बने जू सफारी का भ्रमण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए। सीएम ने साथ अधिकारियों की पूरी टीम मौजूद थी इस दौरान, और मुख्यमंत्री ने जू सफारी का भ्रमण किया और निरीक्षण किया। तो अधिकारियों को निर्देश दिए। और आपको बता दें कि अपने संबोधन में ही मुख्यमंत्री ने कहा था कि यह कार्यक्रम, हालांकि समापन इसका हो गया, लेकिन हम यहाँ पूरी तरीके से घूमकर और इसकी जो व्यवस्था है उसको देखने के, चक्कर लगाने के बाद ही वापस जाएंगे दूसरे कार्यक्रम में। और मुख्यमंत्री ने ऐसा किया भी, वहां पर जू सफारी का भ्रमण किया और उनके साथ अधिकारियों की एक टीम भी मौजूद थी। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया। अब हर जिले में पीजी की पढ़ाई की व्यवस्था होगी। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने इसका ऐलान करते हुए बताया कि अभी बिहार के 10 जिले ऐसे हैं जहां पीजी की पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अब इन जिलों में व्यवस्था शुरू की जाएगी। जमुई और सुपौल जिले के एक कॉलेज में पीजी की पढ़ाई शुरू करने का फैसला किया गया है। बाकी के 8 जिलों में भी जल्द ही पीजी की पढ़ाई शुरू होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिन कॉलेजों में पीजी पढ़ाने के मापदंड है, वैसे कॉलेज में पीजी पढ़ाई की अनुमति दी जाएगी। जिन जिलों के किसी भी महाविद्यालय में स्नातकोत्तर की पढ़ाई नहीं होती है, उन जिलों में ऐसे महाविद्यालयों में जहां से स्नातकोत्तर की पढ़ाई प्रारंभ करने की अनुशंसा आएगी संबंधित विश्वविद्यालयों के द्वारा, तो सरकार उनको प्राथमिकता से स्नातकोत्तर की पढ़ाई प्रारंभ करने की अनुमति या स्वीकृति प्रदान करेगी।
नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा जिसमें मुख्यमंत्री से पुराने एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर तो हवाई अड्डों के लिए जमीन उपलब्ध कराने में हस्तक्षेप की मांग की है। सिंधिया ने बिहार के जिन हवाई अड्डों की विस्तारीकरण और जहां से नई उड़ान शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा, उनमें पटना, पूर्णिया, रक्सौल, मुजफ्फरपुर और दरभंगा शामिल है। इनमें पटना और दरभंगा एयरपोर्ट का विस्तार किया जाना है, जबकि बाकी जगहों पर नई सेवाएं सुनिश्चित की जानी है। उन्होंने पटना और गया से शुरू होने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को व्यावहारिक बनाने में आने वाले गैप के लिए 100% सपोर्ट पर भी विचार करने को कहा है। कहा जा रहा है कि पटना से काठमांडू और दुबई की उड़ान के साथ गया से बैंकॉक, काठमांडू, युगान के लिए उड़ान शुरू की जाएगी। सरकार की सहमति मिलते ही केंद्र इन अंतर्राष्ट्रीय रूटों को उड़ान योजना के तहत नीलामी की प्रक्रिया इनकी प्रारंभ करेगा। तो रक्सौल एयरपोर्ट से भी जल्द ही विमान उड़ान भरने लगेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्री ने एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए सीएम नीतीश को पत्र लिखकर जमीन मांगी। हालांकि अभी ये एयरपोर्ट बदहाली के आंसू बहा रहा है। यहां खाली पड़े भूभाग पर पहले जहां सशस्त्र सीमा बल का कैंप हुआ करता था, आज वहां खेती हो रही है। दरअसल 1960 में इस हवाई अड्डे की परिकल्पना की गई थी और 1962 में चीन भारत युद्ध के समय सेना के विशेष लैंडिंग के लिए इसकी शुरुआत की गई। बाद में 1968 में एयर सर्विस की शुरुआत भी की गई, लेकिन 1970 में घाटी और यात्रियों की कमी की वजह से इस सेवा को बंद कर दिया गया। इसके बाद से यह क्षेत्र वीरान पड़ा है। हालांकि इसे एक बार फिर से चालू करने की कवायद शुरू की गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया से बातचीत किया, जब उड्डयन मंत्री हैं, और उन्होंने बताया कि जो कठिनाई है वह कठिनाई यह है कि मात्र 210 एकड़ जमीन है एयरपोर्ट के पास। 131 एकड़ जमीन और चाहिए एयरपोर्ट चालू करने के लिए। अगर 131 एयरपोर्ट की जमीन बिहार सरकार दे दे तब जाकर हम वहां पर सारी व्यवस्था करेंगे और उसको डेवलप करके और प्लेन प्रारंभ करने की कार्रवाई करेंगे। तो वहीं पूर्णिया में हवाई अड्डा के लिए भी जमीन मांगी गई, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में खुशी है। यहां कई सालों से एयरपोर्ट के निर्माण की मांग उठ रही थी। पूर्णिया के जिलाधिकारी राहुल कुमार ने बताया कि चूनापुर सैन्य हवाई अड्डा में ही अलग से आम लोगों के लिए हवाई सेवा शुरू करने की बात है, लेकिन इसमें बाधा जमीन अधिग्रहण है। कई ऐसे रैयत हैं जिनका मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। तो हल्के आपको बता दें कि इलाके के लोगों में काफी खुशी है और चूनापुर हवाई अड्डा जो है वहां पर जो आम लोग हैं उनके लिए भी व्यवस्था शुरू करने की बात हो रही है, जिसको लेकर लोगों में खुशी है। और पूर्णिया एयरपोर्ट की शुरू करने की मांग लगातार लोग वहां से उठा रहे हैं और इस पर अब जब जमीन अधिग्रहण की बात हुई है तो उम्मीद जगी है, लेकिन अभी भी जमीन अधिग्रहण को लेकर कई रैयतों की जमीन का मामला अटका हुआ है और न्यायालय के में विचाराधीन है मामला, जिसको लेकर काम आगे नहीं बढ़ रहा है। अब उम्मीद की जा रही है कि इस पर जल्द ही गौर किया जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय में 7 मामले लंबित हैं, जिसमें ऑनरेबल कोर्ट का स्टे है। तो जैसे ही वो सारे केसेज डिस्पोज होते हैं या जो निर्देश प्राप्त होता है ऑनरेबल कोर्ट से, उसके बाद ही हम लोग कुछ कार्रवाई करते हैं। टोटल अब तक कितना जमीन एक्वायर्ड किया गया है? टोटल जो इसमें लैंड इन्वॉल्व है वो 52 एकड़ है, जिसमें से 17 एकड़ जिसमें केस डिस्पोज हो चुका था वो हम लोग हैंड ओवर कर चुके हैं। तो 1/3 जमीन हम लोग हैंड ओवर कर चुके हैं। 2/3 कुल 7 केसेज अलग अलग केसेज में नहीं थे। जातीय जनगणना को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि पीएम से इसको लेकर सीएम नीतीश की मुलाकात हुई है, जल्द कुछ फैसला होगा। कुशवाहा ने कहा कि हम इसको लेकर सकारात्मक हैं। कई लोगों की राय है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, केंद्र की सरकार जल्द इस पर फैसला ले। रूप से जो बात प्रचारित की जा रही है कि नहीं संभव है, मुझको लगता है कहीं ना कहीं जानबूझकर यह बात प्रचारित की जा रही है। आज के समय में कौन काम मुश्किल है, और डिजिटल करना है, ये कॉलम तो जोड़ देना है। बाकी जो जनगणना हो रही है उसी में एक जात का कॉलम जोड़ देना है। इसमें कहीं से कोई कठिनाई नहीं है। आज अगर डिसीजन हो जाए भारत सरकार का तो यह काम बिल्कुल आसानी से करना संभव हो जाएगा। इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं। और जहां तक
भारतीय जनता पार्टी के अंदर का मामला है तो डिसीजन उनको लेना है, लेकिन यह विषय जनता का विषय है, देश का विषय है। जो भी तकनीकी सुधार की जरूरत है, सुधार करते हुए भारत सरकार को निर्णय लेना चाहिए जातीय जनगणना के लिए। तो जातीय जनगणना पर कुशवाहा के बयान के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। खासकर बीजेपी ने उनके बयान को हाथों हाथ लिया है और लगातार पलटवार किया जा रहा। मंत्री प्रमोद कुमार ने उन्हें नसीहत देते हुए कहा कि पीएम के फैसले का इंतजार करिए। तब आ गया है और उनके पास प्रतिनिधिमंडल मिल गया है, तो थोड़ा धैर्य रखकर निर्णय की प्रतीक्षा करना चाहिए। राजनीति के जो भी विशेषज्ञ हैं वो माननीय प्रधानमंत्री का निर्णय का प्रतीक्षा करना चाहिए, उनसे काम नहीं करना चाहिए। तो जातीय जनगणना पर जारी सियासत के बीच पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने एक ट्वीट कर इसका समर्थन किया है। मांझी ने अपने ट्वीट में जातीय जनगणना का विरोध करने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं वो असल मायने में संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर के विरोधी हैं। मांझी ने इसके आर्थिक आधार पर आरक्षण का भी विरोध किया है। तो जीतन राम मांझी ने भी अपनी राय रखी और सीधे तौर पर यह कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और आर्थिक आधार पर जो आरक्षण है अगर वो नहीं होना चाहिए। और साथ ही कहा कि जो लोग जातीय जनगणना के खिलाफ हैं वो संविधान, भारतीय संविधान और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विरोधी हैं जो इस तरीके की बात कह रहे हैं। तो असल मायने में संविधान और अम्बेडकर के विरोधी जो वही इसके खिलाफ में है और जातीय जनगणना होनी चाहिए। एक ट्वीट कर जीतन राम मांझी ने इस पर समर्थन जताया है। परिवहन मंत्री शीला मंडल ने ज्यादा किराया वसूलने वाले बस मालिकों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे बसों की परमिट लाइसेंस रद्द कर दी जाएगी, साथ ही ऐसी गाड़ियों को भी जब्त कर लिया जाएगा। इसके लिए सभी जिला परिवहन अधिकारी को निर्देश दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि देश में बिहार एक पहला राज्य बना है जहां सड़क हादसे में हुई मौत पर परिजनों को 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए अधिसूचना जारी करने के साथ साथ अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। देखिए, आपने खुद कहा कि ज़्यादा वसूली कर रहा था, तो आप जब लोग गलती करेगा तो सख्ती से कराए, उसको करना ही पड़ेगा। इसी के तहत हम लोगों ने आदेश दिया है कि उसको सख्ती से कराई करना है। जो लोग बस वाले लोग अधिक भाड़ा लेते हैं उसका तो लाइसेंस परमिट भी रद्द करना है, जुर्माना भी करना है, बस को भी जब्त कर लेना है। मुआवजा मिलेगा 5 लाख तक की राशि, और जो घायल होंगे उसके लिए भी कुछ राशि की व्यवस्था की गई है। देखिए, जहाँ तक शुरू की बात है, आप लोग पता होगा कि ये कैबिनेट से पास हो चुका है और अभी 15 सितंबर से समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि राज्य के आंगनबाड़ी केंद्र जल्द खोले जाएंगे। इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग से संपर्क किया जा रहा है। उनसे पूछा गया कि लगातार शिकायतें आ रही हैं, तो उन्होंने कहा कि शिकायतों का निपटारा भी हो रहा है और अधिकारियों को शिकायतों के निपटारे के लिए विशेष निर्देश भी दिए गए हैं। कोरोना काल में 1 साल से ज़्यादा से सभी केंद्र बंद है। अब जब सभी कुछ समान होने जा रही है तो आपदा प्रबंधन समूह और माननीय मुख्यमंत्री जिस पर निर्णय लेंगे तो केंद्र भी अब हम लोग उसको शुरुआत करेंगे बहुत जल्द। और जो शिकायत आ रहे हैं उसका निपटारा भी हो रहा है। आज भी जो मामला आया है हम लोग के संज्ञान में, उसको हम लोग तुरंत जो संबंधित विभाग के पदाधिकारी को कह दिए हैं और उसका निराकरण भी बहुत जल्द हो जाएगा। और रही बात आंगनबाड़ी केंद्र का, तो उसके सफल संचालन के लिए हम लोग हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं और उसके लिए समीक्षा भी करते हैं। हर हाल में अच्छे तरीके से आंगनबाड़ी केंद्र चलेंगे। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि स्मार्ट मीटर पूरे राज्य में लगाए जाने को लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया है और 2 साल के अंदर पूरे राज्य में स्मार्ट मीटर लगा दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बाढ़ से ऊर्जा विभाग को भी परेशानी हुई है और कुछ इलाकों में लगातार कट रही बिजली पर उन्होंने कहा कि अभी मौसम बिजली के लिए सबसे ज्यादा खराब है। साल का टारगेट है हम लोगों का, हम लोग इसको तेजी से कर रहे हैं। 2 साल में सब पूरे बिहार में कोशिश करेंगे। आई विल ट्राई माई बेस्ट। हो सकता है कुछ एक्सटेंशन हो, कुछ टाइम लगे, क्योंकि बिहार की तो अपनी परिस्थिति है ना। फ्लड इफेक्टेड एरिया भी है, प्रकृति मौसम से भी कभी कभी निपटना पड़ता है, इसलिए मे भी पॉसिबल कि 1 आध साल और लग जाए। आंधी आ गई, वज्रपात हो गया, बारिश हो रही है, कहीं पेड़ गिर गया। पूरी दुनिया में ये जो बरसात का मौसम होता है इसमें थोड़ा बहुत कटापुट होता है।
फ्लड एरिया में क्या बिजली विभाग को भी नुकसान हुआ है? निश्चित रूप से नुकसान होना स्वाभाविक है, इसमें कौन अनहोनी बात है। इसके आकलन हो रहे हैं, कुछ प्रतिवेदन दिए भी गए हैं। मरम्मती का तो कब तक जो क्षति हुआ है? जितना जल्दी संभव होता है मरम्मती कर दी। पटना बीजेपी कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री प्रमोद कुमार, सुभाष सिंह और नरेंद्र प्रसाद ने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। एक फरियादी ने हाजीपुर में राम जानकी मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत की, जिसके बाद मंत्री ने डीएम को निर्देश दिया। का ये फरियाद आया है कि हाजीपुर शहर में राम जानकी मठ है, जिसको अतिक्रमित कर लिया गया है, जिस पर कई आदेश है सीओ का, कलेक्टर का, लेकिन फिर भी ये नामचीन लोग इसको छोड़ नहीं रहे हैं। तो मैंने जिलाधिकारी को निर्देशित किया है कि चाहे जितना भी बड़ा नामचीन लोग हो, मठ मंदिर के साथ छेड़छाड़ न करें। ये नेशनल प्रॉपर्टी है। तो आरजेडी कार्यालय से जंजीर हटाई गई। कार्यालय के गेट पर जंजीर लगाई गई थी। गाड़ियों के प्रवेश पर भी पाबंदी थी। आम लोग बेहिचक का प्रवेश कर सकते हैं। जगदानंद के अध्यक्ष बनने के बाद लगाई गई थी जंजीर और कार्यालय के गेट पर ये जो जंजीर लगाई गई थी उसको हटाया गया है और अब आम लोग भी प्रवेश कर सकते हैं। गाड़ियों के प्रवेश पर पाबंदी थी जिसको हटा दिया गया है। तो आरजेडी कार्यालय से जंजीर हटाई गई है। कार्यालय के गेट पर ये जंजीर लगाई गई थी और गाड़ियों के प्रवेश पर रोक लगी थी। आम लोग बेहिचक अब प्रवेश कर सकते हैं। तो आरजेडी कार्यालय के बाहर जो जंजीर लगी थी उसको हटाया गया है। और संवाददाता अवनीश फोन लाइन पर इस वक्त जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अवनीश, जो जंजीर लगाई गई थी उसको हटा लिया गया है और क्या संकेत माना चाहे आरजेडी के भीतर से, क्या कुछ संदेश देने की कोशिश की गई है? नहीं, देखिए, आरजेडी कार्यालय में अमूमन जो मुख्य द्वार है वहां पर बड़ी जंजीर लगी हुई रहती थी और दोनों गेट पूरी तरह से खुले नहीं रहते थे। तो ऐसी स्थिति में जो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव, ये लगातार सवाल उठाते रहे हैं कि ये आरजेडी जो है गरीबों की पार्टी है, शोषितों की पार्टी है, पीड़ितों की पार्टी है और इसमें वैसे लोग करकट्टा आते हैं जिनको अपना काम कराना रहता है, जिनको आवेदन लिखवाना रहता है और वे लोग गेट में बड़े सिक्कर को देखकर वो लोग लौट जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में तेज प्रताप यादव ने पहले भी सवाल उठाया था। जो वर्तमान अध्यक्ष है जगदानंद सिंह, उनकी कार्यशैली में भी सवाल उठाया था, बड़ा बवंडर भी मचा था। आज गेट को खोल दिया गया है। अमूमन जो सिक्कर लगे रहते थे सिक्कर को हटा दिया गया है। जो तस्वीरें सामने आ रही है उस तस्वीरों से ये अनुमान अब लग रहा है कि अब आरजेडी का दफ्तर का मेन गेट जो है वो पूरी तरह से खुला रहेगा और खुद लालू प्रसाद यादव ने इसको लेकर एक पहल की है। तो लालू यादव भी लगातार कहते रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल जो है वो गरीबों की, दलितों की, शोषितों की पार्टी है। तो ऐसी स्थिति में सभी लोग आते हैं पार्टी दफ्तर में और अब जो है जो तस्वीर आ रही, तस्वीर से अब ये संकेत मिलने लगे हैं कि तेज प्रताप यादव ने जो डिमांड किया था वो डिमांड अब पूरा होता हुआ दिख रहा है और आरजेडी कार्यालय के मेन गेट का जो सिक्कर हटाया गया है, कल भी संभवतः ये तस्वीर और दिखेगी कि सभी जो मेन गेट है उसके में सिक्कर नहीं लगे रहेगी और लोग बेहिचक, जो भी करकट्टा है, गरीब है, पीड़ित है, वो लोग बेहिचक पार्टी दफ्तर में आ सकते हैं। चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश आपका। अवनीश, हमारे संवाददाता बता रहे थे कि आरजेडी के जो कार्यालय में जंजीर लगी थी उस जंजीर को हटा लिया गया है और तेज प्रताप यादव ने ये मांग की थी कि यहाँ गरीब कार्यकर्ता और लोग आते हैं और ऐसे में जब गेट पे इस तरीके की व्यवस्था हो तो वापस लौट जाते हैं, इसे हटाना चाहिए और अब ऐसा फैसला लिया गया है और अब इस जंजीर को हटाया गया है। फिलहाल हम खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात लखीसराय की करेंगे, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 8 कोर नक्सली भतन कोड़ा को चानन के कछुआ जंगल से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार नक्सली भतन कोड़ा नक्सली संगठन के शीर्ष नेताओं का करीबी था। एसपी अभियान अमृतेश कुमार ने बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर एसपी सुशील कुमार ने नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया। इसी क्रम में चानन के जंगली इलाकों में छापेमारी के दौरान यह सफलता हाथ लगी है। एएसपी ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली पर साल 2013 में कुंदन हॉल्ट पर धनबाद पटना इंटरसिटी ट्रेन पर हमला कर 3 आरपीएफ जवान की हत्या और हथियार लूटने का आरोप है। हाल के दिनों में इसकी सक्रियता और ज्यादा बढ़ गई थी। भक्तन कोड़ा, जो कि कई केसों में वांछित है और एक हार्डकोर नक्सली है, उसका प्रेजेंस है। एक टीम बनाई गई जिसमें जिला पुलिस और एसएसबी बन्नू बगीचा की टीम थी और हम लोगों ने छापामारी किया और जिसमें इसकी गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी करके फिर इसको
अग्रिम कार्रवाई के लिए हम लोग प्रस्तुत करेंगे। कहाँ पे गिरफ्तारी हुई सर? गिरफ्तारी कछुआ के जंगलों से हुई है। कछुआ के पास हम लोगों ने इसे गिरफ्तार किया और इस पे 2 केस अभी तक पता चला है और बाकी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। के बाव में एसटीएफ की छापेमारी हुई जिसमें मिनी गन फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। 9 तस्कर गिरफ्तार किए गए। कई अर्धनिर्मित हथियार और उपकरण बरामद किए गए। गिरफ्तार तस्कर ज्यादातर मुंगेर जिले के रहने वाले हैं। यूपी पुलिस और बिहार एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में ये सफलता पुलिस को हाथ लगी है। तो आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की, कई अर्धनिर्मित हथियार और उपकरण बरामद किए गए हैं और इसमें जो गिरफ्तारियां हुई है ज्यादातर लोग मुंगेर के बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार तस्कर ज्यादातर मुंगेर जिले के रहने वाले हैं। तो कई अर्धनिर्मित हथियार और उपकरण बरामद किया गया है। गिरफ्तार तस्कर ज्यादातर मुंगेर जिले के रहने वाले हैं। यूपी पुलिस और बिहार एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस को ये सफलता हाथ लगी है। यूपी के मऊ में ये छापेमारी हुई जिसमें मिनी गन फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। 9 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। और संवाददाता मरगूब आलम फोन लाइन पे इस वक्त जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मरगूब, 9 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। मऊ में ये छापेमारी हुई है यूपी के, ज्यादातर मुंगेर के बताया जा रहे हैं। क्या और जानकारी पहुंच रही है आप तक? देखिए, मुझे निश्चित तौर 2021 का ये सबसे बड़ा मामला है और एसटीएफ को इस बात की जानकारी मिली थी कि मुंगेर के तस्कर यूपी के मऊ में हथियार तस्करी कर रहे हैं, हथियार बनाते हैं और वहां से उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार, झारखंड और बंगाल और बाहर के राज्यों में सप्लाई करते हैं। एसटीएफ की टीम ने इस पूरे मामले में मऊ के एसपी से संपर्क स्थापित किया। एक विशेष टीम बनाई गई और वहां जब छापेमारी की गई तो आप विजुअल देखिए, हथियार का बिल्कुल एक बड़ा फैक्ट्री बरामद किया गया है। 76 से ज्यादा वहां निर्मित पिस्टल बरामद किए गए हैं। 50 से ज्यादा पिस्टल बरामद किए गए हैं। भारी मात्रा में रॉ मटेरियल बरामद किए गए हैं। 9 जो तस्कर की गिरफ्तारी है उसमें एक सिर्फ 9 का है, 8 तस्कर मुंगेर के हैं और ये 8 तस्कर मुंगेर के कुख्यात तस्कर हैं। तो हथियार तस्करी के साथ साथ हथियार बनाते भी हैं और पूरे राज्य में घूम घूम करके ये बनाते हैं। अब एसटीएफ इस पूरे मामले में ये जांच करेगी क्या ये तस्कर ये जो हथियार बन रहे थे, क्या ये देश के दुश्मनों के हाथ में जा रहे थे, नक्सलियों को सप्लाई हो रहा था, आतंकियों को सप्लाई हो रहा था, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। इसमें यूपी पुलिस को भी जिम्मेदारी दी गई है वो इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करे। जितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं इन सभी से पूछताछ की जा रही है और आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे होंगे और यह सामान्य मामला नहीं है, यह बहुत बड़ा मामला है। फिलहाल क्या करना है, इन सभी से गिरफ्तारी के बाद पूछताछ होगी और फिलहाल सभी को उसके बाद मऊ पुलिस ने। इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मरगूब आलम। आपका संवाददाता मरगूब आलम हमें बता रहे थे कि बड़ी कार्रवाई वहां पर हुई है और मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ है। वहां पर 9 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं और ज्यादातर इसमें मुंगेर जिले के बताए जा रहे हैं और आसपास के कई राज्यों में यहां से हथियार की सप्लाई की जाती थी। अगली खबर का हम रुख करेंगे। खगड़िया में एसटीएफ की टीम ने बिशनपुरा दियारा में छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री और देसी शराब की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है, जहां से भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार बरामद किया गया। साथ ही शराब बनाने के सामान भी मौके से बरामद हुए। एसटीएफ ने काफी मात्रा में गोली, ड्रिल मशीन, 4 लेथ मशीन भी बरामद किया है। तो वहीं दूसरी तरफ लखीसराय में नक्सलियों ने लेवी की डिमांड को लेकर सड़क निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के साथ मारपीट की, फिर एक टेम्पो को आग के हवाले कर दिया। घटना कजरा थाना क्षेत्र की है। टेम्पो को आग के हवाले राजघाट कोल के पास किया गया। बताया जा रहा है कि जलप्पा स्थान से कजरा तक सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था। इस निर्माण कार्य में नक्सलियों ने लेवी की डिमांड की थी। करीब आधा दर्जन की संख्या में हथियार से लैस नक्सलियों ने पहले सड़क निर्माण में लगे मजदूरों के साथ मारपीट की, फिर कुछ मजदूरों को अपने साथ भी ले गए, लेकिन कुछ दूर ले जाने के बाद नक्सलियों ने मजदूरों को छोड़ दिया। इधर इस घटना की सूचना पर एएसपी अभियान अमृतेश कुमार और एसएसबी के जवान घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गए हैं। तो हमारे बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।